साल था 1992। उस वक्त सियाटल कंप्यूटर क्रांति का बड़ा केंद्र बन चुका था। टेक्नोलॉजी के कारोबारियों ने शहर में अरबों डॉलर लगा दिए थे। जैसे जैसे पैसा बढ़ा वैसे वैसे बैंकों की ब्रांचेस भी हर मोहल्ले में खुलने लगीं। लेकिन इसी के साथ बैंक लूट का खतरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ गया। 25 जून की दोपहर सियाटल के सी फर्स्ट बैंक मेडिसिन ब्रांच में अचानक दो आदमी घुसे। दोनों के हाथों में बंदूक थी। एक ने ग्राहकों पर चिल्लाकर कहा, जो कहा जा रहा है वही करो वरना गोली मार दूंगा। दूसरा सीधे टेलर के काउंटर पर गया और कैश ड्रॉर खाली करने को बोला। सारे ग्राहक डरकर कुर्सियों पर चुपचाप बैठ गए। टेलर ने कांपते हाथों से पैसे निकाले और बैग में भरने लगा। जब बैग भर गया तो लुटेरे ने देखा कि एक ग्राहक अभी अभी कार पार्क करके आया था। उसने उस ग्राहक से कार की चाबी मांगी और जाते जाते टेलरों को धमकी दी, अगर किसी ने अलार्म बजाया तो हम वापस आएंगे और गोली मार देंगे। इसके बाद दोनों भाग निकले। उनके हाथ करीब $2000 लगे। क्योंकि बैंक की जमा राशि फेडरल गवर्नमेंट द्वारा बीमाशुदा थी, इसलिए इस केस में सियाटल पुलिस के साथ FBI भी जुड़ गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि किसी ने अलार्म दबाया ही नहीं। बैंक का सुरक्षा सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ। कैमरे बंद रहे और जांचकर्ताओं के पास लुटेरों की कोई फोटो नहीं थी। गवाहों यानी बैंक स्टाफ और ग्राहक ने बस इतना बताया कि दोनों नकाबपोश आदमी औसत कदकाठी के थे। हाँ, एक कर्मचारी ने इतना जरूर सुना कि जब कैश लेने वाला अपने साथी को पुकार रहा था तो उसने उसका नाम मार्क लिया। शायद उसका असली नाम वही हो। लुटेरों ने दस्ताने पहन रखे थे, इसलिए कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। हाँ, एक ने जिस डेस्क पर पैर रखा था वहां से जूतों का अधूरा निशान मिला। जांचकर्ताओं को लगा कि ये स्नीकर्स का निशान है। एजेंट्स ने चोरी की गई कार का लाइसेंस प्लेट नंबर भी लिख लिया। वो एक कैडिलैक सेडान थी। कुछ घंटों बाद वही गाड़ी बैंक से थोड़ी दूरी पर एक मोहल्ले में लावारिस हालत में मिल गई। फॉरेंसिक टीम ने कार के हर हिस्से को ध्यान से चेक किया, लेकिन ना तो कोई फिंगरप्रिंट मिला, ना बाल और ना ही कोई फाइबर जो बाहर से आया हो। हर सुराग जैसे हाथ से निकलता जा रहा था। 7 हफ्ते ऐसे ही बीत गए बिना किसी लीड के। लेकिन फिर शुक्रवार 14 अगस्त को वही खौफनाक मंजर दोबारा हुआ। एक और बैंक लूट। सियाटल का वही बैंक फिर निशाने पर था। इस बार लुटेरा अकेला आया। उसने नया भेष बना रखा था। एक टेलर को शक हुआ कि ये वही शख्स है जो पिछली बार आया था। उसके चेहरे पर साफ थिएट्रिकल मेकअप था, जैसे किसी नाटक या फिल्म के लिए तैयार हुआ हो। उसने अलार्म दबाने का मौका ही नहीं दिया और सीधे बोला, इसे भर दो। इस बार करीब $8000 उसके हाथ लगे और ये तो बस शुरुआत थी। अगले 3 महीनों में वही नकाबपोश अकेला आदमी सियाटल और आसपास के 4 और बैंक लूट गया। हर बार उसका गेटअप बदलता, लेकिन तरीका वही रहता। चेहरे पर भारी मेकअप, सिर पर टोपी और आंखों पर काले चश्मे। हथियार हमेशा वही ग्लॉक 9mm पिस्तौल और धमकी भी वही, किसी ने रोका तो जान से मार दूंगा। छठी लूट तक पहुंचते पहुंचते वो $52,000 ले जा चुका था। फिर भी FBI के पास ना उसका नाम था, ना ही कोई ठोस सुराग। यही वो मोड़ था जब FBI सियाटल फील्ड ऑफिस के स्पेशल एजेंट शॉन जॉनसन ने इस मास्टर ऑफ डिस्गाइज का पीछा शुरू किया। एजेंट्स ने उसे पहचानने के लिए नया नाम दिया, हॉलीवुड। एजेंट जॉनसन कहते हैं, किसी को लंबा गोरा आदमी नीली टोपी में कहने से आसान है कि उसे एक नाम दे दो। और क्योंकि ये हर बार अपना चेहरा इतना नाटकीय ढंग से बदलता था, इसलिए किसी ने इसे हॉलीवुड कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यही नाम उसकी पहचान बन गया। कुछ समय तक हॉलीवुड चुप रहा। उसकी आखिरी बड़ी डकैती सियाटल के सी फर्स्ट बैंक की हथॉर्न ब्रांच में हुई थी, जहां से उसने $5 लाख से ज्यादा लूट लिए थे। अब तक हॉलीवुड कुल मिलाकर $3,20,000 से ज्यादा उड़ा चुका था, लेकिन ना कोई सुराग मिला, ना ही चोरी का एक भी डॉलर वापस मिला। महीने गुजरते गए और जांचकर्ताओं को लगने लगा कि शायद उसने ये खेल छोड़ दिया है या किसी और शहर चला गया है। मगर 24 नवंबर 1993 को पिछली डकैती के 1 साल बाद हॉलीवुड फिर लौटा। उसके हाथ में वही ग्लॉक 9mm पिस्तौल थी। उसने बैंक के ग्राहकों को डराया और दोबारा हथॉर्न ब्रांच को निशाना बनाया, जहां से वो पहले लाखों ले गया था। इस बार उसने सीधे रिजर्व कैश मांगा। जब कैश ड्रॉर से वो संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने टेलर को पीछे बने वॉल्ट तक ले जाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया, लगभग $1 लाख लेकर। जाते जाते उसने वही धमकी दी, अगर किसी ने अलार्म दबाया तो किसी की जान जाएगी। किसी ने उसकी बात टालने की हिम्मत नहीं की। जब भी हॉलीवुड बैंक में घुसता तो पूरा माहौल उसके कब्जे में आ जाता। वो कभी कभी सभ्य जैसा दिखता, लेकिन लोग उसकी मौजूदगी में बिल्कुल भी आराम महसूस नहीं करते। सब उसकी बंदूक से कांप जाते। वो सिर्फ पिस्तौल लहराता नहीं था, कई बार सीधे लोगों की तरफ तान देता। साफ था, अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो गोली चलाने से पीछे नहीं हटेगा। उस वक्त सियाटल के बैंकों में चोरी रोकने के लिए अलग अलग उपाय किए जाते थे, जैसे मार्क किए हुए नोट ताकि पैसों को ट्रेस किया जा सके, या फिर कैश बैग में डाई पैक रखना। इन पैक्स में लाल रंग और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता था, जो बैंक का गेट पार करते ही फट जाते और चोर के कपड़े शरीर पर लाल दाग डाल देते।
साथ ही इसमें लगा अलार्म पुलिस तक सिग्नल भेज देता। टेलरों के पास साइलेंट अलार्म भी होता था, जिससे बिना किसी को खबर हुए पुलिस को बुलाया जा सकता था। वहीं बैंक के हर कोने में कैमरे लगे थे जो हर 7 सेकंड में तस्वीर खींचते रहते। लेकिन अब तक हॉलीवुड हर सुरक्षा इंतजाम को मात दे चुका था। 13 जुलाई 1994 को हॉलीवुड ने 2 साल में अपनी 10वीं डकैती की। इस बार उसने बैंक कर्मचारियों को डराने के लिए स्टन गन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन एक बहादुर टेलर ने जान जोखिम में डालकर साइलेंट अलार्म दबा दिया। उसे पता नहीं था कि उसी वक्त पेट्रोल यूनिट्स पूरी स्पीड से बैंक की ओर बढ़ चुके थे। हॉलीवुड करीब $1 लाख लेकर भाग निकला। बाहर खड़े एक गवाह ने देखा कि वो गहरे नीले रंग की डॉज कैरावैन में बैठकर भागा, लेकिन अफसोस कि वो उसका लाइसेंस नंबर नहीं देख पाया। जब पुलिस ने बैंक को सुरक्षित कर लिया, तभी एक और कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचा। उसने बताया कि पिछली शाम उसने कुछ अजीब देखा था। एक आदमी बैंक के सामने खड़ा नोट्स बना रहा था और पास में वही नीली डॉज कैरावैन खड़ी थी। कर्मचारी इतना दूर था कि चेहरा साफ नहीं देख पाया, लेकिन ये जानकारी एजेंट जॉनसन के लिए बहुत अहम थी। अब साफ हो गया था कि हॉलीवुड हर डकैती से पहले बैंकों की रेकी करता था। वो कई दिन पहले पहुंचकर जगह को गौर से देखता, कौन किस समय आता जाता है और बैंक का लेआउट कैसा है। यही तैयारी उसकी डकैतियों को कामयाब बना रही थी। अब तक वो $6 लाख से ज़्यादा लूट चुका था। हॉलीवुड अक्सर बुधवार या गुरुवार को ही हमला करता। अगली बार वो 6 महीने बाद नजर आया। इस बार उसने बैग भरवाया और तभी टेलर ने उसकी जैकेट के नीचे से आती आवाज़ सुनी, जैसे किसी रेडियो पर कॉल आ रहा हो, जिसमें उसे बाहर निकलने का इशारा किया जा रहा हो। लेकिन इस बार किस्मत हॉलीवुड के साथ नहीं थी। जैसे ही वो बाहर निकला, डाई पैक फट गया। पहली बार उसकी डकैती नाकाम हो गई और सबसे बड़ी बात, बाहर खड़े एक गवाह ने उसकी भागती गाड़ी का लाइसेंस नंबर लिख लिया। स्पेशल एजेंट जॉनसन ने तुरंत उस नंबर को ट्रेस किया। रिकॉर्ड से पता चला कि गाड़ी टकोमा, वॉशिंगटन के एक दंपति की थी जो सिएटल के दक्षिण में रहते थे। जॉनसन सीधे उनसे मिलने पहुंचे। दंपति ने बताया कि उन्होंने हाल ही में ये कार अखबार में विज्ञापन देकर बेची थी। एक आदमी आया, $100 नकद दिए और बिना टेस्ट ड्राइव किए गाड़ी खरीदकर ले गया। दंपति के अनुसार वो आदमी गोरा था, उम्र करीब 35 से 40 साल और कदकाठी औसत थी। इस बयान पर FBI के स्केच आर्टिस्ट ने उसका चेहरा बनाया। यही पहला मौका था जब एजेंट्स के पास हॉलीवुड का कोई संभावित चेहरा आया। 1995 की बसंत तक ये नकाबपोश गनमैन सिएटल में 12 बैंक लूट चुका था। उसके हाथ करीब $1 लाख लग चुके थे, जबकि पीछे बस कुछ धुंधले सुराग छूटे थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए जो भेष और नकली मेकअप वो इस्तेमाल करता था, उसी वजह से उसे हॉलीवुड कहा गया। अब एजेंट्स के पास उसका पहला स्केच था, वो चेहरा जो शायद नकाब के पीछे छिपा था। स्पेशल एजेंट जॉनसन ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर बैंकों के बीच कोई पैटर्न निकाला जाए तो पता लगाया जा सकता है कि अगला निशाना कहां और कब होगा। इसके लिए जॉनसन ने जून 1992 से अब तक हॉलीवुड द्वारा लूटे गए हर बैंक का दौरा किया। उन्होंने नोट्स बनाए, बैंक में कितने दरवाजे हैं, लॉबी का लेआउट कैसा है, वॉल्ट कहाँ है, ऊपर नीचे या मेन फ्लोर पर, पार्किंग लॉट कितना बड़ा है, बैंक के पास है या सड़क के उस पार, और ये भी कि बैंक किस तरह की सड़क पर है, भीड़ भाड़ वाली या शांत गली। जांच से पता चला कि ज़्यादातर बैंक जिन पर हॉलीवुड ने हमला किया था वे कमर्शियल इलाकों में थे। आसपास की दुकानों और कारोबार से रोज का पैसा इन्हीं ब्रांचेज में आता था। कई बैंक ऐसे भी थे जिनके ठीक पास रिहायशी इलाके थे। यही वजह थी कि हॉलीवुड आसानी से भीड़ में घुल मिल जाता और किसी को शक नहीं होता। उसे शहर के 3 इलाके सबसे ज़्यादा पसंद थे। उत्तर पूर्व का हिस्सा, मेडिसन पार्क जो डाउनटाउन के पास था, और वेस्ट सिएटल। इन जगहों को देखकर एजेंट्स ने एक पैटर्न बनाना शुरू किया कि हॉलीवुड किन ब्रांचेज और किस तरह के इलाकों को निशाना बनाता है। मार्च 1995 में हॉलीवुड की पहली डकैती के 3 साल बाद प्यूजेट साउंड वायलेंट क्राइम्स टास्क फोर्स बनाई गई। इसमें 5 अलग अलग एजेंसियों के जांचकर्ता शामिल हुए। उनका मकसद सिर्फ एक था, हॉलीवुड को सड़कों से उठाना। जांच से पता चला कि हॉलीवुड ज़्यादातर दोपहर को हमला करता और लगभग हमेशा हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में ही बैंक चुनता। उसकी पिछली 5 में से 4 डकैतियां जनवरी के आखिर या फरवरी की शुरुआत में हुई थीं। एजेंट्स ने अंदाज़ा लगाया कि वो हर महीने करीब $40,000 खर्च कर रहा था। जून 1995 में माइक मैग्नेन भी टास्क फोर्स में जुड़े। वे सड़कों को अच्छे से जानते थे और बैंक लुटेरों को पकड़ने का लंबा अनुभव रखते थे। मैग्नेन का मानना था कि जिन 95% लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया वे नशे के आदी थे। बाकी 5% लोग या तो जुआरी थे या रोमांच के शौकीन या फिर मजबूरी से अपराध करने वाले प्रोफेशनल्स। लेकिन हॉलीवुड उनके लिए अलग था। ये आदमी बहुत ट्रेनिंग लिया हुआ, अनुशासित और सच्चे मायनों में प्रोफेशनल था।
मैग्नेन ने हॉलीवुड की सुरक्षा कैमरों से मिली तस्वीरें ध्यान से देखीं। उन्होंने नोट किया कि हॉलीवुड हमेशा 2 हथियार साथ रखता, एक 9mm ग्लॉक पिस्तौल और एक स्टन गन। दिलचस्प बात यह थी कि उस वक्त यही हथियार पुलिस अफसरों की भी पहली पसंद माने जाते थे। मैग्नेन ने एक और अहम बात देखी। हॉलीवुड ट्रिगर फिंगर को हमेशा पिस्तौल के ट्रिगर से हटाकर साइड में रखता था। ये तरीका आमतौर पर पुलिस अफसरों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जांच से यह भी पता चला कि हॉलीवुड ज्यादातर डकैतियां सुबह 11 से 12 बजे के बीच करता था, ठीक उसी वक्त जब सिएटल पुलिस की शिफ्ट बदलती थी। इससे एक डरावना शक पैदा हुआ, कहीं हॉलीवुड खुद पुलिस अफसर तो नहीं। एजेंट मैग्नेन कहते हैं, मुझे लगा कि वो पुलिस वाला है, क्योंकि उसे हमारे काम करने का तरीका इतनी गहराई से पता था, जैसे वो हमें देख रहा हो या हमारी बातें सुन रहा हो। वो बेहद अनुशासित था, बैंक में घुसता और मिनटों में काम खत्म करके निकल जाता। उसे बैंकों की पॉलिसी और प्रोसीजर की पूरी जानकारी थी, और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा ऐसे इलाकों को चुनता जहां रिहायशी आबादी थी लेकिन पुलिस की मौजूदगी बहुत कम। मैग्नेन की नज़र एक और चीज़ पर गई। हॉलीवुड की बेल्ट पर एक रेडियो जैसा डिवाइस नजर आता था। अगर वो वॉकी टॉकी से किसी से बात कर रहा था तो शायद उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्रैक किया जा सकता था। इसी संभावना पर जांचकर्ताओं ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट से संपर्क किया, जिसे शब्द ग्लिच कहते थे। मैग्नेन ने हॉलीवुड की निगरानी कैमरों से ली गई तस्वीरें दिखाईं और बेल्ट पर लगे उस रेडियो की ओर ध्यान दिलाया। ग्लिच ने अंदाजा लगाया कि यह डिवाइस किन फ्रीक्वेंसी पर चल सकता है। उसने 2 फ्रीक्वेंसी बताईं और कहा कि वो मैग्नेन की अंडरकवर कार में स्कैनर लगा देगा, जिससे वे हॉलीवुड की बातचीत सुन सकें। अगर सब ठीक रहा तो एजेंट्स उसकी लोकेशन ट्रैक करके उसे हाथ पकड़ सकते थे, लेकिन ये प्लान नाकाम रहा। स्पेशल एजेंट जॉनसन उस समय सिएटल के नॉर्थ ईस्ट इलाके में एक बैंक के बाहर रेडियो सिग्नल मॉनिटर कर रहे थे, जबकि हॉलीवुड ने हमला कहीं और कर दिया। करीब 11:30 जब जॉनसन ब्रेक लेने ही वाले थे, तभी सिएटल पुलिस रेडियो पर संदेश आया, फर्स्ट इंटरेस्टेड बैंक में डकैती हुई है। ये जगह उनकी लोकेशन से सिर्फ 2 मील दूर थी। जैसे ही उन्होंने संदिग्ध का विवरण सुना, उन्हें यकीन हो गया कि यह हॉलीवुड ही था। वो बिल्कुल उन्हीं 3 दिनों में लौटा था जिनकी भविष्यवाणी जॉनसन ने 1 साल पहले की थी, और एजेंट्स उसे फिर से खो बैठे। बैंक के बाहर मौजूद एक राहगीर ने भागती गाड़ी का नंबर लिख लिया, जैसे पहली डकैती में हुआ था। गाड़ी बाद में बैंक के पास ही एक मोहल्ले में लावारिस मिली। एफबीआई ने गाड़ी के मालिक को ढूंढ निकाला। मालिक ने बताया कि उसने कुछ हफ्ते पहले इसे नकद लेकर बेच दिया था। जांचकर्ताओं ने गाड़ी दिखाकर पूछा, क्या इसमें कुछ बदला हुआ दिख रहा है? मालिक ने तुरंत कहा, हाँ, इंजन में नई बैटरी लगी है। एजेंट्स ने देखा कि गाड़ी को अंदर और बाहर से अच्छे से पोंछा गया था। मालिक ने यह भी नोट किया कि उसके 2 टायर बदले गए थे और नए मॉडल लगाए गए थे। जांच से पता चला कि ये टायर टेकोमा वॉशिंगटन से खरीदे गए थे। वहीं से नई बैटरी भी खरीदी गई थी, वो भी सीयर्स स्टोर से, और ये खरीदारी कार बिकने के सिर्फ 2 दिन बाद की थी। इससे एजेंट्स को यकीन हो गया कि हॉलीवुड या उसके साथी कम से कम 2 महीने पहले से उस इलाके में मौजूद थे और तैयारी कर रहे थे। गाड़ी के मालिक ने जब खरीदार का चेहरा याद करके स्केच आर्टिस्ट को बताया तो एक और कॉम्पोजिट स्केच तैयार हुआ। अब एजेंट्स के पास 2 स्केच थे, लेकिन इसके बावजूद हॉलीवुड तक पहुंचना अभी भी मुश्किल था। इसी बीच सुपरवाइजरी स्पेशल एजेंट एलन ग्लासर को टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने साफ कहा कि अब सिर्फ इंतजार करके सुराग ढूंढना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। ग्लासर कहते हैं, कागज़ पर लिखना और सोचना एक बात है, लेकिन जब आप मैदान में उतरते हैं और ये जानते हैं कि सामने हॉलीवुड जैसा शख्स हो सकता है, तो ये बिल्कुल अलग स्तर की चुनौती होती है। टीम को ये भी पता था कि हॉलीवुड बेहद हिंसक हो सकता है। उसने बार बार धमकी दी थी कि अगर किसी ने उसे रोका तो वो जान से मार देगा। उसके भेष बदलने और इतनी योजनाबद्ध डकैतियां करने से ये अंदाज़ा लगाना आसान था कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। एजेंट्स को न सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि बैंक के ग्राहकों और कर्मचारियों की जान की भी चिंता थी। अब एक नया प्लान बनाया गया। ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स को उन इलाकों में तैनात किया गया जहां हॉलीवुड अक्सर हमला करता था। तय हुआ कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को खास घंटों के दौरान एजेंट्स सड़कों पर मौजूद रहेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि लालच आखिरकार हॉलीवुड को दोबारा खींच लाएगा। उसने भले ही लाखों लूट लिए हों, लेकिन एजेंट्स मानते थे कि वो फिर से ज़रूर वार करेगा। 22 मई 1996 को सख्त सुरक्षा और पुलिस की बढ़ी हुई मौजूदगी के बावजूद हॉलीवुड ने फिर हमला किया। इस बार उसका निशाना था फर्स्ट इंटरस्टेट बैंक, जो मेडिसिन पार्क के एक अमीर इलाके में था। ये उसकी 14वीं दर्ज डकैती थी। नई लीड्स पाने के लिए एजेंट्स ने सीधे लोगों से संपर्क करना शुरू किया। इनाम बढ़ाकर $50,000 कर दिया गया ताकि कोई जानकारी देने आगे आए।
एजेंट्स चाहते थे कि मीडिया इस केस को इतना न उछाले कि हॉलीवुड एक ग्लैमरस क्रिमिनल बन जाए और नकल करने वाले सामने आ जाए। लेकिन ये भी सच था कि जनता की मदद बेहद जरूरी थी। मेडिसिन पार्क के पूरे इलाके में सैकड़ों वांटेड फ्लायर्स चिपकाए गए। उम्मीद थी कि इससे जागरूकता बढ़ेगी और शायद हॉलीवुड उस इलाके को अपने टारगेट से हटा देगा। अगर ऐसा होता तो पुलिस अपनी ताकत दूसरे इलाकों पर लगा सकती थी। मगर इस कोशिश से कोई नतीजा नहीं निकला। हॉलीवुड कई महीनों तक गायब रहा। तब एजेंट्स ने एक पुलिस प्रोफाइलर से राय ली। सवाल था, अगर हॉलीवुड को घेर लिया जाए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। प्रोफाइलर ने अपने अनुभव के आधार पर साफ चेतावनी दी, ये आदमी चुपचाप हथियार डालने वालों में से नहीं है। ये गिरफ्तारी से बचने के लिए हर हद तक जाएगा। ये लड़ेगा और बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ये सुनना एजेंट्स के लिए बहुत अहम था। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि अगर कभी हॉलीवुड को कॉर्नर किया गया तो वो बिना गोली चलाए हार नहीं मानेगा। सुपरवाइजरी स्पेशल एजेंट एलन ग्लासर ने टास्क फोर्स को ट्रेनिंग के दौरान एक वीडियो दिखाया। ये वही वीडियो था जिसे FBI सालों से इस्तेमाल कर रही थी। 1986 में मियामी में हुई एक भयानक मुठभेड़ का। उस घटना में 2 एजेंट मारे गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। दरअसल 11 अप्रैल 1986 को FBI ने मियामी में 2 खतरनाक बैंक लुटेरों का सामना किया। जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, हालात बेकाबू हो गए। जब एजेंट्स अपने रिवॉल्वर रीलोड कर रहे थे, उसी दौरान लुटेरों ने आगे बढ़कर 2 एजेंट्स को मार डाला और 5 को बुरी तरह घायल कर दिया। मियामी की ये मुठभेड़ FBI के लिए एक दर्दनाक याद थी और टास्क फोर्स के लिए एक चेतावनी कि ये काम कितना घातक साबित हो सकता है। एजेंट ग्लासर बताते हैं, हम हर वक्त 100% तैयार नहीं रह सकते, लेकिन हमें हर पल ये सोचकर चलना होगा कि दाव कितना बड़ा है। मियामी जैसी त्रासदी दोबारा ना हो, इसके लिए एलन ग्लासर ने अलग अलग एजेंसियों के बीच और भी सख्त और एक जैसी प्रक्रियाएं लागू की। सिएटल की स्वॉट टीम ने स्पेशल एजेंट जॉनसन के साथ मिलकर कई तरह की ट्रेनिंग शुरू की। इसमें हथियारों का अभ्यास, गाड़ियों से संदिग्धों को निकालने के तरीके, फेलिनी कार स्टॉप्स और अलग अलग परिस्थितियों में बैंक डकैती पर प्रतिक्रिया देने की प्रैक्टिस शामिल थी। इन सारी तैयारियों की निगरानी खुद ग्लासर कर रही थी। उनकी पहली प्राथमिकता थी सभी की सुरक्षा। डिटेक्टिव मेगान को पता था कि सबको एक ही पन्ने पर लाना जरूरी है। उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम की भी जांच की, क्योंकि FBI और पुलिस अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते थे। अगर दोनों की बातचीत अलग चैनलों पर होती तो फ्रेंडली फायर यानी गलती से अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इसलिए सभी यूनिट्स को एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी पर लाया गया। साथ ही हर सदस्य के लिए यूनिफॉर्म के साथ लोगो वाली जैकेट पहनना अनिवार्य किया गया, ताकि मैदान में एक दूसरे को आसानी से पहचाना जा सके। जैसे जैसे थैंक्सगिविंग करीब आया, ग्लासर को यकीन था कि उनकी टीम जितनी तैयारी कर सकती थी कर चुकी है। थैंक्सगिविंग एक अमेरिकी और कनाडाई त्योहार है जिसे मुख्य रूप से परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर धन्यवाद प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। 27 नवंबर 1996 बुधवार, थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले। दिन की शुरुआत बिल्कुल आम दिन जैसी लगी। एजेंट्स ऑफिस आए। किसी ने सोचा कि आज थोड़ा पुराना कागजी काम निपटा लिया जाए। अगले दिन छुट्टी थी और बैंक भी बंद रहने वाले थे। सबको लग रहा था कि लंबे समय से चल रही मेहनत के बाद अब थोड़ा आराम मिलेगा। शाम को जब ऑफिस लगभग खाली हो चुका था, तब भी एजेंट ग्लासर, डिटेक्टिव मैकान और डिटेक्टिव पीट एरिक्सन मौजूद थे। ठीक 5:41 पर रेडियो पर अचानक अलर्ट टोन बजी। मैकान तुरंत समझ गए, ये हॉलीवुड है। उन्होंने चारों तरफ देखा और पीट से पूछा, चलना है? पीट ने जवाब दिया, हाँ चलो। तभी एजेंट एलन ग्लासर ने उन्हें दौड़ते देखा और पूछा, माइक क्या हुआ? जवाब आया, हॉलीवुड ने वार किया है, चलोगी? ग्लासर ने बिना सोचे कहा, हाँ। उन्होंने कोट उठाया और सब मिलकर टास्क फोर्स ऑफिस से निकल पड़े। मैकान की गाड़ी ऑफिस के दरवाजे पर ही खड़ी थी। सब उसमें बैठे, सायरन और फ्लैशिंग लाइट्स ऑन की और पूरी रफ्तार से निकल पड़े। खबर थी कि लेक सिटी में टास्क फोर्स हेडक्वार्टर से बस कुछ मिनट की दूरी पर बैंक में डकैती हुई है। जैसे ही गाड़ी सैटल पुलिस रेडियो से जुड़ी, मैकान ने सुना, रिपोर्ट्स में मेकअप का जिक्र हो रहा था। वही पैनकेक मेकअप जिसने तुरंत उनके दिमाग में गूंज पैदा कर दी। यही है, यही हॉलीवुड है। एक गवाह ने देखा कि बैंक की पार्किंग से एक गाड़ी तेजी और अजीब तरीके से बाहर निकली थी। पुलिस ने तुरंत उस गाड़ी को पकड़ लिया, लेकिन जब इंजन चेक किया गया तो वो ठंडा था, मतलब गाड़ी पहले से ही वहां खड़ी थी। ये एक गलत सुराग निकला। पहली कॉल को आए 20 मिनट हो चुके थे। मैकान को पूरा यकीन था कि तब तक हॉलीवुड गाड़ी बदल चुका होगा। उसे ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो कपड़े बदल सके, नकली विग और मेकअप उतार सके, हथियार और चोरी का पैसा छिपा सके। ऐसी हालत में उसका सबसे पसंदीदा ठिकाना आमतौर पर एक वैन होती थी। यही सोचकर डिटेक्टिव मैकान बैंक के आसपास के रिहायशी गलियों में लगातार गश्त करते रहे।
उनके अनुभव के मुताबिक यही सबसे सही जगह थी जहां हॉलीवुड गाड़ी बदल सकता था। पिछले कई मामलों से मैकान और एजेंट ग्लासर दोनों जानते थे कि वो यहीं कहीं छुपकर अपना भेष बदलेगा और फिर फरार होगा। कुछ यूनिट्स एक जगह पहुंचे लेकिन मैकान ने तुरंत कहा, नहीं, ये वो नहीं है। सियाटल में पले बड़े होने की वजह से वो हर सड़क और हर गली को अच्छी तरह जानता था। उसे अंदाजा था कि हॉलीवुड कहाँ छुप सकता है और कहाँ नहीं। कई मिनट तक मुख्य सड़कों पर क्रॉस गश्त करने के बाद उनकी नज़र एक सफ़ेद वैन पर पड़ी। वैन के शीशों के अंदर धुंधली नमी जमी थी। पानी की बूंदें भीतर से टपक रही थीं और अंधेरे शीशों के बीच टॉर्च की तेज रोशनी घूम रही थी। मैकान को तुरंत शक हुआ, ये हॉलीवुड ही हो सकता है। प्लेट्स चेक करो, आदेश दिया गया। लेकिन जैसे ही यूनिट्स ने अपनी लाइट्स और सायरन ऑन की, वैन ने उन्हें अनदेखा किया और आगे बढ़ गई। एजेंट्स के सामने अब एक नई दुविधा थी। उन्हें पता नहीं था कि वैन में कितने लोग हैं और उनके पास किस तरह के हथियार हैं। लेकिन अगर ये सचमुच हॉलीवुड था तो एक बात तय थी, उसके पास उसकी 9mm क्लॉक पिस्तौल जरूर होगी। मैकान बताते हैं, उस वक्त मुझे पूरा एहसास हो गया कि वो जान चुका है कि हम उसके पीछे हैं। वो हमें देख सकता था और समझ गया था कि हम यहीं मौजूद हैं। वैन धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ी और फिर एक जगह रुक गई। एजेंट्स ने उसे घेर कर पास जाने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वे उतरे, अचानक एक शख्स वैन के किनारे से बाहर निकला। उसके हाथ में राइफल थी। उसने सीधा निशाना साधा और फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एजेंट जिम ने तुरंत गोली चलाई। अब पीछा एक जानलेवा मुठभेड़ में बदल चुका था। ये थैंक्सगिविंग से एक रात पहले की घटना थी। 27 नवंबर 1996 3 जांचकर्ता एक भागती वैन पर फायर कर रहे थे जिसके ड्राइवर ने उन पर राइफल तान दी थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस वैन में वही शख्स है, हॉलीवुड, सियाटल का इल्यूसिव बैंक लुटेरा। स्पेशल एजेंट शे जॉनसन को भी इस घटना की कॉल मिली। उनका पेजर बीप करने लगा। वे याद करते हैं, मैंने तुरंत समझ लिया कि बैंक लूट हुआ है। ऑफिस फोन किया तो बताया गया कि विवरण के आधार पर यह हॉलीवुड ही है। उसने नॉर्थ सियाटल के लेक सिटी इलाके में सी फर्स्ट बैंक को लूटा था। भले ही जॉनसन उस जगह से कई मील दूर थे, लेकिन वे तेजी से लोकेशन की ओर निकल पड़े। इस बीच वैन दोबारा रुकी और बैकअप यूनिट्स वहां पहुंच गईं। माहौल अब पूरी तरह तनाव और खतरे से भर चुका था। जैसे ही एजेंट्स पास जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक संदिग्ध फिर से वैन में घुसा और पीछा दोबारा शुरू हो गया। स्पेशल एजेंट ग्लासर बताती हैं, यह सच में चमत्कार था कि हम तीनों सही सलामत बच गए। बाद में हमें पता चला कि कुछ गोलियां पीछे चल रही गाड़ी के विंडशील्ड में लगी थीं, यानी वे हमारे सिर के ऊपर से गुजर गई थी। पीछा अब और खतरनाक हो चुका था। एजेंट्स उस बंदूकधारी को रिहायशी गलियों से होते हुए दौड़ाते रहे और लगातार रेडियो पर अपनी पोजीशन बताते रहे, लेकिन जल्द ही वैन एक मोड़ पर नजर से ओझल हो गई। डर था कि कहीं वो किसी घात लगाकर बैठे जाल में तो नहीं ले जा रहा। इसी शक में मैकान ने गाड़ी रोक दी और पैदल पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने कैनाइन यूनिट को दाईं ओर से कवर करने को कहा और खुद बाईं तरफ से आगे बढ़ने लगे। उस पल उनके मन में कई ख्याल आ रहे थे। क्या मैं सही कर रहा हूं? अभी तक मैं जिंदा हूं, मेरे साथी सुरक्षित हैं और हमारी मदद पीछे से भी आ रही है, सामने से भी। इसी बीच दूर से सियाटल पुलिस की एक क्रूजर की लाइटें दिखीं। हॉलीवुड की वैन सीधे उसकी तरफ बढ़ी और उसे सड़क से बाहर धकेल दिया। फिर वैन जाकर एक घर के सामने वाले आंगन में रुक गई। एजेंट्स को अब भी पता नहीं था कि वैन में कितने लोग हैं। उन्होंने साइड डोर खोला, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। कुछ ही देर में गोलियां चलीं। एक संदिग्ध को 3 राउंड लगे। गोलियां उसके बाएं कंधे, जांघ और कमर को चीर गईं। दूसरा संदिग्ध दाएं कंधे में घायल हुआ। मैकान बताते हैं, मैंने नीचे झुककर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, स्टीव। मैंने पूछा, पूरा नाम? उसने कहा, स्टीव मायर्स। फिर मैंने पूछा, क्या तुम हॉलीवुड हो? उसने कहा, नहीं। दूसरा संदिग्ध लंबा और भारी भरकम था, लेकिन उसकी शक्ल सिक्योरिटी कैमरों में दिखे हॉलीवुड से मेल नहीं खाती थी। यानी दोनों में से कोई भी हॉलीवुड नहीं था। जांचकर्ताओं का ध्यान तुरंत इस ओर गया तो तीसरा कहाँ गया? किसी ने कहा वो दरवाजा खुलते ही भाग गया। तुरंत जमीन और हवा दोनों तरफ से सर्च शुरू हुआ। अब उन्हें पूरा यकीन था कि तीसरा संदिग्ध यानी हॉलीवुड भाग निकला है। पुलिस मान रही थी कि वो अब भी हथियारबंद है। सवाल बस इतना था, घायल होने के बावजूद वो कितनी दूर तक जा सकता है। इसी बीच सर्च ऑन ऑपरेशन के दौरान फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने वैन की तलाशी शुरू की। पीछे के हिस्से में एक गिटार केस मिला जिसे हथियार रखने के लिए बदला गया था। वहीं एक नीला नायलॉन बैग पड़ा था जो पैसों से भरा हुआ था। उसमें $1 मिलियन से भी ज्यादा नकद पड़ा था जिसे लुटेरे भागते वक्त पीछे छोड़ गए थे। जांचकर्ताओं को वैन के अंदर से लेटेक्स मास्क के टुकड़े भी मिले जो खून से सनी सीटों के बीच बिखरे थे। माना गया कि ये मास्क हॉलीवुड का था। वैन से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। एक असॉल्ट राइफल, एक सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन, 2 पिस्टल्स और दर्जनों बॉक्स गोलियों के। लेकिन हॉलीवुड की पहचान बन चुकी 9mm ग्लॉक पिस्तौल कहीं नहीं मिली।
एजेंट्स को डर था कि शायद हॉलीवुड किसी घर में घुस गया हो और किसी परिवार को बंधक बना रखा हो। ये भी संभव था कि वो रात भर छुपा रहे या ट्रैफिक कम होने का इंतजार करे। यहाँ तक कि एजेंट्स को शक था कि शायद वो उनके बीच ही कहीं मौजूद हो और उन्हें देख रहा हो। लेकिन सच्चाई यही थी, हॉलीवुड एक बार फिर FBI के हाथ से निकल गया। 4 साल की तलाश और 15 डकैतियों के बाद भी वो पकड़ में नहीं आया। हाँ, उसके 2 साथी गिरफ्तार जरूर हुए। पहला था मार्क बिगिंस, जिसने हॉलीवुड के साथ शुरुआती 3 डकैतियों में हिस्सा लिया था। पहली डकैती में उसने रीगन मास्क पहना था। दूसरा था स्टीव मायर्स, जो हॉलीवुड की भागने वाली गाड़ियां चलाता था। स्पेशल एजेंट शॉन जॉनसन ने मायर्स पर दबाव डाला कि वो हॉलीवुड का असली नाम बताए। पहले तो मायर्स बचता रहा, लेकिन आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मैं बता देता हूं। जिस शख्स की आप तलाश कर रहे हो उसका नाम है स्कॉट स्करलॉक। सालों तक सबको शक था कि हॉलीवुड कोई पुलिस अफसर होगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि स्कॉट स्करलॉक असल में एक लोकल एक्टर था। FBI ने तुरंत कार्रवाई की और सियाटल से 1 घंटे दक्षिण में ओलंपिया वॉशिंगटन में स्कॉट स्करलॉक के 20 एकड़ वाले रैंच पर छापा मारा, लेकिन वहां वो नहीं मिला। हाँ, घर से एक सेमी ऑटोमेटिक 9mm ग्लॉक जरूर बरामद हुई। एजेंट्स को $3000 नकद भी मिले। सर्च के दौरान उन्हें दर्जन भर कैनवस के एथलेटिक जूते भी मिले, वैसे ही जूते जिनका जिक्र कई गवाहों ने हॉलीवुड की डकैतियों में किया था। घर के पीछे जब एजेंट से खलिहान तक पहुंचे तो वहां औजार, बिल्डिंग मटीरियल और तरह तरह का इक्विपमेंट पड़ा था। धूल जमी फर्श पर एक एजेंट ने देखा कि पैरों के निशान सीधे एक ट्रैप डोर की ओर जा रहे थे। ट्रैप डोर खोला गया तो नीचे एक अंडरग्राउंड चेंबर मिला। अंधेरे में एजेंट्स को अंदाजा नहीं था कि कहीं हॉलीवुड यहीं हथियार लेकर छुपा तो नहीं है, लेकिन अंदर पहुंचने पर पता चला कि वो वहां मौजूद नहीं था। पर्दे के पीछे एक और कमरा मिला, पूरा का पूरा मेकअप स्टूडियो। यहीं एजेंट्स को स्कॉट स्करलॉक की बिना मेकअप वाली तस्वीर मिली। खलिहान के पीछे जाते जाते एजेंट्स की नज़र एक और अनोखी चीज पर पड़ी, एक विशाल ट्री हाउस। ये लगभग 60 फुट ऊंचाई पर 7 देवदार के पेड़ों पर बना था। 3 मंजिला इस ट्री हाउस में कई रैंप बने थे जो अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे। इसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। एजेंट्स ने ट्री हाउस की तलाशी भी ली, मगर वहां भी स्करलॉक का कोई सुराग नहीं मिला। उधर पुलिस अब भी उस मोहल्ले में गश्त कर रही थी जहां पिछली रात गोलीबारी हुई थी। पूरे इलाके की खाक छान ली गई, लेकिन भगोड़े का कोई पता नहीं चला। तभी सूचना आई कि एक आदमी ने अपनी मां के घर के पीछे खड़े एक कैंपर में किसी को छिपते देखा है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और सावधानी से कैंपर को घेर लिया। उन्होंने जोर से आवाज दी, ट्रेलर से बाहर आओ, हम पुलिस हैं। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। एक अधिकारी ने खिड़की से पूरा कैन भरकर पेपर स्प्रे अंदर छोड़ा और फिर आवाज लगाई, बाहर आओ। लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब पूरे कैंपर को चारों तरफ से घेर लिया गया और अतिरिक्त फोर्स को बुला लिया गया। उसी समय एजेंट शॉन जॉनसन, जो स्करलॉक की प्रॉपर्टी से लौटकर अभी अभी ऑफिस पहुंचे थे, सबूतों से भरी गाड़ी खड़ी कर चुके थे। उन्होंने सामान उतारना भी शुरू नहीं किया था कि सियाटल पुलिस रेडियो पर खबर आई, गोलीबारी हुई है। ये लोकेशन पिछली रात की घटना से बस 2 ब्लॉक दूर था। जॉनसन ने देर ना करते हुए तुरंत गाड़ी घमाई और सायरन बजाते हुए उत्तर की ओर रवाना हो गए। अब हर उपलब्ध यूनिट उस जगह की ओर बढ़ रही थी। इस बीच एजेंट एलन ग्लासर, जो पिछली रात की मुठभेड़ के बाद घर लौट चुकी थीं, थैंक्सगिविंग की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने घर पर तय किया था कि इस बार परिवार के साथ बाहर डिनर करेंगी। लेकिन जैसे ही वे निकलने वाली थीं, ऑफिस से कॉल आया, हॉलीवुड एक थ्रिलर में बैरिकेड होकर बैठा है। पहली गोलीबारी के बाद से अब तक कोई फायरिंग नहीं हुई थी। हालात संभालने के लिए स्करलॉक की गर्लफ्रेंड को भी वहां बुलाया गया, ताकि अगर अंदर वही है तो शायद वो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मना सके। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। किसी को पक्का नहीं था कि कैंपर में कौन है। हालात को देखते हुए स्वॉट टीम को बुलाया गया। संदिग्ध को बाहर निकालने के लिए ट्रेलर के भीतर 2 राउंड आंसू गैस छोड़ी गई। फिर भी सन्नाटा बना रहा। स्वॉट के सदस्य धीरे धीरे ट्रेलर में दाखिल हुए। शुरुआती रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। अंदर बहुत खून है, लेकिन कोई शव नहीं मिला। मैगियान याद करते हैं, मेरा पहला ख्याल यही था, क्या ये आदमी भूत है? इतना खून है लेकिन कोई लाश नहीं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रेडियो पर आवाज आई, हमें शव मिल गया है। धुएं के बीच फर्श पर एक गोरा आदमी पड़ा था। वो निढाल था, जिंदगी की कोई हलचल नहीं थी। उसके सिर के पास एक बंदूक रखी हुई थी। पहचान की पुष्टि जल्द ही हो गई, वो स्कॉट स्करलॉक ही था। बाद की जांच से साफ हुआ कि उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। मार्क बिगिंस अपनी चोटों से उभर गया। वो और स्टीव मायर्स दोनों ने बैंक डकैती, फेडरल अफसर पर हमले और हथियारों के कानून तोड़ने के जुर्म में दोष कबूल किया। अदालत ने उन्हें 21 साल की फेडरल जेल की सजा सुनाई। स्कॉट स्करलॉक ने 4 साल तक नकाब के पीछे छिपकर सबको छकाया। लेकिन जब FBI ने जवाबी कार्रवाई की तो उस आदमी जिसे सब हॉलीवुड कहते थे, अब कहीं छिपने की जगह नहीं बची। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।